कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान 16 मार्च को इसका पेपर है और इसमें 1 अंक 2 अंक के वीडियो बन चुके हैं। कुछ चैप्टर के वीडियो हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 3 अंक के प्रश्नों की। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। द्विपद नामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो जैसा इसका नाम है, द्विपद नामकरण पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों का होता है। इसका प्रथम शब्द जीव के वंश को तथा दूसरा शब्द उसकी जाति को व्यक्त करता है। इस पद्धति का आविष्कार कैरोलस लीनियस ने किया था। इसमें नाम के अक्षर इटैलिक में छापे जाते हैं या लिखते समय इनके नीचे रेखाएं या अंडरलाइन कर देते हैं। प्रथम शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर तथा दूसरे शब्द के सभी अक्षर छोटे होते हैं। अब 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम, जैसे मेढक है तो इसको राना टिग्रिना लिखते हैं, मनुष्य है तो होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगें क्या दर्शाती हैं। तो कभी कभी कुछ हरे शैवाल जैसे क्लोरेला, सेंडेस्मस एवं स्पाइरोगायरा आदि की जल स्रोतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा ये आपस में गुच्छित होकर जल को हरा रंग प्रदान करते हैं। इस अवस्था को शैवाल पुष्पन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये कौन सा रंग प्रदान कर रहे हैं, जल को हरा रंग। इसके बाद यहाँ पर है लाल तरंगें। तो लाल रंग की डायनोफ्लैजिलेट शैवाल, उदाहरण डेस्मिट, स्वच्छ एवं लवणी जल में पाए जाते हैं। कभी कभी समुद्र में इनकी वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है और तथा समुद्र की लहरें भी लाल दिखाई देने पड़ती हैं। तो इसे हम लाल तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस से वायराइड किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इनमें अंतर समझ लेते हैं। ये जीवाणु से छोटे होते हैं, ये वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं। डीएनए एवं आरएनए दोनों इसमें पाए जा सकते हैं। इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन कवच उपस्थित होता है, प्रोटीन कवच अनुपस्थित होता है। इसके द्वारा मनुष्य में एड्स रोग होता है। इसके द्वारा पादप रोग जैसे आलू, तरको, ट्यूबर रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफाइटा के 4 लक्षण तथा 4 उदाहरण लिखिए। तो क्लोरोफाइटा के लक्षण समझते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल ए एवं बी की अधिकता के कारण होता है। इसके अलावा इनमें कैरोटीन, जेंथोफिल भी पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें बराबर कशाभिकाओं वाले चल बीजाणु बनते हैं। ये भोजन का संग्रह मंड के रूप में करते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मक प्रकार का होता है। इसके उदाहरण हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, क्लेडोफोरा। इस 1-2 आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्लोरोफाइटा के लक्षण हैं। अगला है, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन को समझाइए। तो सबसे पहले युग्मक संलयन देखते हैं। यह प्रथम नर युग्मक का मादा अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इसे युग्मनक संलयन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। यह द्वितीय नर युग्मक का मादा के द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाने की क्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। अगला है, परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। तो ये चपटे कृमियों का शरीर, इनकी संरचना, आवास प्रकृति के प्रति अनुकूलित होता है। इसमें शरीर में विकसित संवहन तथा उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। त्वचा से O2 व भोजन को विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं और CO2 व उत्सर्जी पदार्थों को विसरण के द्वारा ही शरीर से बाहर निकालते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट शिखा कोशिकाएं पाई जाती हैं। चपटे कृमियों में शरीर के चारों तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। चूसकों की उपस्थिति होती है। शरीर का मुक्त होने वाले स्वतंत्र खंडों का बना होना, प्रचलन अंग की अनुपस्थिति होती है। आहार नाल कम विकसित होता है।
इसमें तीव्र प्रजनन दर पाया जाता है। तो ये प्लेटीहेल्मिंथीस के विशेष लक्षण है। ये कृमि है, एक तरह का चपटे कृमि है। फिर है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण हैं। तो पक्षियों के शरीर में उड़ने के लिए निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पक्षियों के परों में मौजूद शक्तिशाली पेशियां उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों की हड्डियां अत्यंत हल्की होती हैं तथा पेशियों को जोड़ने के लिए अत्यधिक स्थान प्रदान करती हैं। पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। पश्चपाद रूपांतरित होकर के चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। पक्षियों की त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा में कोई अन्य ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पक्षियों की नौकाकार आकृति वायु को पीछे ढकेलने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्ती के सामान्य एवं विशिष्ट कार्य लिखिए। तो पत्ती के सामान्य कार्य, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे तथा समस्त जीवी समुदाय के लिए भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करती है। यह रंध्रों के द्वारा गैसीय आदान प्रदान करके श्वसन में मदद करती है। यह स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। यह भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। ये इसके सामान्य कार्य है जो सभी पत्तियों में होते हैं। अब ये विशिष्ट कार्य कुछ पत्तियों की बात होती है इसमें। तो कुछ पत्तियां भोजन का संग्रहण का कार्य करती हैं। कुछ पत्तियां रूपांतरित होकर आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, रक्षा तथा विशिष्ट भोजन ग्रहण कीटभक्षी पौधों में कार्य करती हैं। कुछ पत्तियां रंग बदलकर पर परागण में सहायता करती हैं और परागण में भाग लेने वाले जंतुओं को आकर्षित करती हैं। कुछ पत्तियां वर्धी प्रजनन करती हैं जैसे ब्रायोफिलम में। कुछ पत्तियां जड़ों में रूपांतरित होकर अवशोषण का कार्य करती हैं जैसे साल्विनिया की पत्ती। अगला प्रश्न है, मूल क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र माने जड़ के क्षेत्र। तो इसका सबसे निचला हिस्सा होता है मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र होता है। यहाँ से जड़ बढ़ती है और इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर मूल गोप एक कवच पाया जाता है। फिर इसके ऊपर होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि होती है। फिर ये परिपक्वन क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर जो है उसके उत्कों में वृद्धि होती है, चौड़ाई मोटाई में वृद्धि होती है और इसमें मूल रोम उत्पन्न होता है। इस तरह से यहाँ पर मूल क्षेत्र हैं इतने। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत तने तथा जड़ में कोई चार अंतर लिखिए। तो चलिए, भूमिगत तना और जड़ दोनों जमीन के नीचे ही होते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें पर्व और पर्व संधियाँ उपस्थित होते हैं। इनमें पर्व और पर्व संधियाँ दोनों अनुपस्थित होती हैं। पर्व संधि से पतले कोमल सल्क पत्र एवं हरी पत्तियाँ लगी होती हैं। इनमें कोई ऐसी रचना नहीं होती है। इनमें अग्र एवं कक्ष कलिकाएँ उपस्थित होती हैं। इनमें अग्र एवं कक्ष कलिकाएँ दोनों अनुपस्थित होती हैं। इसमें पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनमें इनका अभाव होता है। इनमें मूल रोम एवं मूल टोप नहीं होता है। मूल रोम एवं मूल टोप दोनों ही होते हैं। अगला देखते हैं, पर्णाभ स्तंभ एवं पर्णाभ वृंत में अंतर लिखिए। तो यह वायवीय तने का रूपांतरण होता है। यह पत्र वृंत या रैकिस का रूपांतरण होता है। यह पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है। इसमें कक्ष में कलिका होती है। इस पर पर्व संधि एवं पर्व उपस्थित होता है। इसमें अनुपस्थित होता है। पत्ती और कलिकाओं का रूपांतरण कांटों में हो जाता है। सल्क पत्र उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। यह खाद्य संचय में भाग लेता है। यह खाद्य निर्माण का कार्य करता है। यह वर्धी प्रवर्धन में सहायक होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ वृंत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रंध्रीय तंत्र क्या है। रंध्र की रचना का वर्णन कीजिए और इसके चिन्हित चित्र को बनाइए। तो चलिए देखते हैं, रंध्र स्टोमेटा ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये बना है, ये भी द्वार कोशिका है, ये भी द्वार कोशिका है। ये सेम की आकार की होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। तो ये जो द्वार कोशिकाओं की दीवार है, ये बाहर की दीवार पतली होती है और ये जो अंदर की दीवार है, ये कैसी होती है, मोटी होती है।
द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास पाई जाती हैं, इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये जो अलग से कोशिकाएं इसके चारों तरफ पाई जा रही, इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिका के मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी रचना होती है और ये इसका चित्र है। यहाँ पर ये बंद स्टोमेटा है, ये खुला स्टोमेटा है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये गॉड सेल रक्षक कोशिकाएं हैं, ये सब्सिडरी सेल्स सहायक कोशिकाएं हैं। इसकी जो आंतरिक दीवार है वो थिक होती है, मोटी होती है, आउटर दीवार थिन होती है। बस चित्र को देखकर ही ऊपर आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा प्रोटीन के प्रकार एवं कार्य लिखिए। तो प्लाज्मा प्रोटीन निम्न प्रकार का होता है। ये सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो यहाँ पर इनके कार्य देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के क्या कार्य हैं। तो शरीर की प्रतिरोधकता को ये बढ़ाते हैं। जैसे ग्लोबिन प्रोटीन एंटीबॉडी के समान कार्य करता है। फिर इसके बाद है रुधिर हानि को रोकना। तो जो फाइब्रोनोजन है जिसका संश्लेषण यकृत में होता है, रुधिर के थक्का जमाने में सहायता करता है। रुधिर को तरल बनाए रखना। एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण रुधिर द्रव में बना रहता है। ये परिवहन में सहायक होते हैं, मतलब खनिज का, भोज्य पदार्थों का विभिन्न भागों में परिवहन करते हैं, गैसों का परिवहन करते हैं। यह रुधिर का पीएच नियंत्रित करते हैं। जो इनका पीएच मान है उसको भी ये नियंत्रित करते हैं। यह शरीर में समान तापक्रम बनाए रखता है। यह ऊष्मा का संवहन करता है। तो इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है लसिका या लिम्फ क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। तो रक्त कोशिकाओं से कुछ रुधिर रिस कर बाहर ऊतकों में आ जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। इसका कार्य क्या है। इसमें उपस्थित जो डब्ल्यूबीसीज है ये रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है। यह परिसंचरण में भी भाग लेता है लसिका। यह रुधिर वाहिकाओं तथा कोशिकाओं के बीच माध्यम का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों को लिखिए। तो इसके कार्य देखते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, कोशिकीय आदान प्रदान में भाग लेती है, कोशिकीय प्रचलन कूटपाद द्वारा संपन्न करती है। यदि आगे बढ़ना हो तो इस तरह से आकार ले लेती है कि आगे बढ़ सके। यह कोशिका जनन में भाग लेती है। यह जीव द्रव्य को बाहरी झटकों से बचाती है तथा जैविक कार्यों में सहयोग करती है। इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली का यह कार्य है। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य कुंचन क्या है, समझाइए। तो जब किसी कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता। अतिपराशरी विलयन का मतलब होता है जिसकी सांद्रता दिए गए विलयन से अधिक होती है। तो कोशिका के रिक्तिका का जल बाह्य परासरण के कारण बाहर जाने लगता है। फलतः रिक्तिका संकुचित हो जाती है। रिक्तिका के संकुचित होने के कारण जीव द्रव्य भी संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। जंतुओं की आरबीसी में भी जीव द्रव्य कुंचन देखा जा सकता है। यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को फिर से शुद्ध जल में रख दिया जाए तो पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है। तो इसी तरह से जब किसी कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है तो उसके अंदर जो रिक्तिका होती है, उसके अंदर जल भरा होता है, वह जल बाहर आ जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है और इसकी जीव द्रव्य भी सिकुड़ जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये प्राथमिक प्रकार के अविकसित कोशिकाएं हैं जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी काय व लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये विकसित तथा सुगठित कोशिकाएं होती हैं।
इनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। इनमें दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्गी काय आदि पाए जाते हैं। सभी विकसित जंतुओं तथा पादपों में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इस प्रश्न को समझते, एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों को वर्णन करना है, लिखते हैं उनको। देखिए, इसमें होता है उत्प्रेरक का गुण, माने प्रत्येक एंजाइम एक विशेष प्रकार के जैव रासायनिक प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक के समान ही इसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। अभिक्रिया के पश्चात एंजाइम की संरचना प्रभावित नहीं होती, तो इस तरह से इसमें उत्प्रेरक के गुण होते हैं। दूसरा, यह कोलाइडल अवस्था में होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोलाइडल अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये जलरागी होते हैं, अर्थात जल में घुल जाते हैं। उभयधर्मी होने के कारण अम्ल के साथ क्षार के साथ समान तथा क्षार के साथ अम्ल के साथ समान अभिक्रिया करते हैं। तो उभयधर्मी होते हैं, अर्थात ये क्षार और अम्ल से समान अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद इसमें विशिष्टता का गुण भी पाया जाता है। एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रेज पर एक एवं लैक्टेज एंजाइम लैक्टेज शर्करा पर ही कार्य करता है। मतलब एक रासायनिक क्रिया के लिए एक ही एंजाइम होता है। इसे हम एंजाइम की विशिष्टता का गुण कहते हैं। फिर अगला है इसमें उत्क्रमणीयता। प्राय सभी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए सुक्रेज एंजाइम सुक्रेज को तोड़कर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है, साथ ही दोनों को मिलाकर सुक्रोज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर उत्क्रमणीयता का मतलब ये है कि सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, और फ्रक्टोज ये ग्लूकोज मिलकर के क्या बना देते हैं, सुक्रोज बना देते हैं, और इसमें सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है। तो इसमें उत्क्रमणी गुण भी होता है। अगला है संवेदनशीलता। सभी एंजाइम ताप पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। निम्न तापक्रम से उच्च तापक्रम की ओर एंजाइम की सक्रियता धीरे धीरे एक सीमा तक बढ़ती है, परंतु उच्च तापमान पर इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। अधिकांश एंजाइम 50 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। विभिन्न एंजाइमों की क्रियाशीलता अलग अलग पीएच पर होती है। अगला गुण है उच्च आणविक भार। प्रोटीन स्वभाव होने के कारण एंजाइम के अणुओं का अणुभार कुछ हजार से लेकर कई लाख तक होता है। फिर है उच्च क्रियाशीलता। जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम के कम ही अणुओं की आवश्यकता होती है। एंजाइम का एक अणु अभिकारक के अनेक अणुओं पर कार्य करने में सक्षम होता है, अच्छा अर्थात इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है। तो इस तरह से इतने गुण हैं, आप कोई 3-4 गुण लिख सकते हैं प्रश्नों के हिसाब से। फिर अगला प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में 4 अंतर लिखिए। तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये दोहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। ये इकहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। इनमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इनमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन क्षारक पाए जाते हैं। इनमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल क्षारक शेष डीएनए के समान ही होते हैं। इनमें प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारकों का अनुपात समान होता है। इसमें प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारक का अनुपात समान नहीं होता है। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाते हुए इसके विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो एक कोशिका के अस्तित्व में आने से लेकर उसके विभाजन होने तक की क्रियाएं संयुक्त रूप से कोशिका चक्र कहलाती हैं। तो कोई कोशिका जैसे निर्माण होती है और निर्माण हो करके वो फिर जब नई कोशिकाओं को बनाती, विभाजन करती हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। महत्व क्या है, कोशिका चक्र के कारण ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। इसी कारण जीवन में वृद्धि तथा विकास संभव होता है। अब कोशिका चक्र की अवस्थाएं देखते हैं। तो इसमें पाई जाती अंतरा अवस्था या विभाजन अंतराल, या इसी को बोला जाता है इंटरफेज। तो यहाँ पर अंतरावस्था 2 विभाजनों के बीच की अवस्था है जिसमें निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये देखना है जीवन फेज। इस अवस्था में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर ये S2 फेज। इस अवस्था में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर ये G2 फेज।
इसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, विभिन्न कोशिकांगों का निर्माण होता है। फिर अगला है विभाजन अवस्था या एम अवस्था। तो इस कोशिका का मूल विभाजन होता है, इसमें कोशिका का मूल विभाजन होता है। इसमें 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं और इसमें निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। केंद्रकीय विभाजन, इस प्रावस्था में विभाजित होने वाली कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 अथवा 4 केंद्र बना देता है। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजित होता है, यह 4 अवस्थाओं में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन को साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। यह पादप एवं प्राणियों में 2 अलग अलग विधियों द्वारा होता है। तो चलिए कोशिका खाँच द्वारा, कैसे कोशिका खाँच द्वारा, इस कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका के मध्य में एक खाँच बन जाती है जो बढ़कर कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। जंतु में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोशिका द्रव्य है तो इस तरह की संरचना बना लेता है, इस तरह से ऐसे। और ये कब बनता है, जब यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इसमें भी केंद्रक हो जाते हैं, इस तरह खाँच बनती है। फिर ये दोनों कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो इसको कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं और ये अधिकतर किस में होता है, जंतुओं में होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कोशिका प्लेट द्वारा विभाजन होता है। तो प्लेट द्वारा कैसे होता है, इस कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका के मध्य गाल्गी काय तथा ईआर एकत्रित होकर एक पट बना देते हैं जो बाद में कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। तो ये जंतु को वो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। मान लीजिए पौधा कोशिका है तो इसमें जो है यहाँ पर जो है यहाँ ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी का एक परत बना लेते हैं, जम जाएंगे। फिर यहाँ से ये कोशिका अलग हो जाती है, ये कोशिका अलग हो जाती है। तो इसमें खाँच नहीं बनता है बल्कि बीच में क्या बन जाती है, पट्टी बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कोशिका विभाजन के चक्र हैं। अगला प्रश्न है C3 एवं C4 पादपों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम स्थिर प्रकाश संश्लेषी उत्पाद PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। इसमें प्रथम स्थिर उत्पाद जो है ऑक्जेलो एसिड होता है, OAA होता है जो 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। तो इसका उत्पाद क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं और इसका जो उत्पाद है वो है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसको C4 बोलते हैं, इसमें C3 बोलते हैं। केल्विन चक्र पर्ण मध्योतक में होता है और इसमें केल्विन चक्र बंडल छाद में होता है। प्रकाश श्वसन स्पष्ट और अधिक होता है, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। उचित तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः पौधे शीतोष्ण होते हैं, ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। उचित तापमान 30 से 45 डिग्री होता है, अतः पौधे उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय होते हैं, गर्म स्थानों में पाए जाते हैं। ये सामान्य वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। C4 पादप कम पानी, अधिक तीव्र प्रकाश एवं उच्च ताप के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न है दीप्तकालिता तथा बसंतीकरण क्या है, इनके महत्व लिखिए। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं दीप्तकालिता। तो पौधों की दिन और रात्रि की अपेक्षित लंबाई के अनुसार अनुक्रिया को दीप्तकालिता कहते हैं कि दिन में पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, रात्र में किस तरह से बढ़ते हैं, तो उनकी अनुक्रिया को ही क्या कहते हैं, दीप्तकालिता कहते हैं। पौधों में पुष्प बनने की क्रिया इसका सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है। यह अनुक्रिया प्रकाशीय उत्क्रमणी वर्णक फाइटोक्रोम द्वारा नियंत्रित होती है। अब दीप्तकालिता का महत्व क्या है। दीप्तकालिता की बागवानी तथा कृषि में बहुत अधिक महत्व है। प्रकाश की अवधि को नियंत्रित करके किसी भी पौधे में कभी भी पुष्पन कराया जा सकता है। इस तरह वर्ष में केवल 1 बार फलने वाले पौधे से 2 बार फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार कृत्रिम रूप से प्रकाश की अवधि को नियंत्रित करके बिना मौसम के भी फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यही दीप्तकालिता है। तो दीप्तकालिता का मतलब यही है कि पौधे को कितना प्रकाश दिया जाए कि उसकी वृद्धि हो, तो उसके उतना ही प्रकाश दे करके उसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है, उसे दीप्तकालिता कहते हैं। इसका अगला भाग है बसंतीकरण। तो बसंतीकरण को समझते हैं। यदि शीतकालीन पादपों के बीज को कृत्रिम रूप से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर
कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए और इन्हें बसंत के दिनों में बोया जाए तो ये उसी साल फल देने लगते हैं, अर्थात इनमें बसंती पादप के समान गुण प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना को बसंतीकरण कहते हैं। तो फिर से देखना है, शीतकालीन पौधे जो ठंडी में पौधे होते हैं उन पौधों को इस ताप पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, फिर उसको बोया जाता है तो वो उसी साल फल देने लगते हैं। इसे बसंतीकरण कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है? इस विधि के द्वारा शीत पादपों को बसंत पादपों में बदला जा सकता है। जो ठंडे समय में पौधे होते हैं उनको बसंत पादपों में बदला जा सकता है। फसलों को प्राकृतिक क्रूर प्रभावों से बचाया जा सकता है। पौधों में शीघ्रता से पुष्पन कराया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा फसल को शीघ्रता से उत्पन्न किया जा सकता है। फिर अगर आपको ऐसा करने को कहा जाए तो एक पादप वृद्धि नियामक का नाम लिखिए, माने पादप वृद्धि हार्मोन का नाम लिखना है। किसी टहनी में जड़ पैदा करने हेतु तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जड़ पैदा करने हेतु। फल को जल्दी पकाने हेतु तो यहाँ पर एथिलीन की ज़रूरत पड़ेगी। पत्तियों की जरावस्था को रोकने के लिए यहाँ पर हमको जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ेगी। कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि कराने हेतु तो साइटोकाइनिन की ज़रूरत पड़ेगी। एक रोजेट पौधे में वोल्ट हेतु तो जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करने हेतु तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एब्सिसिक अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिलीन क्या है? इसके प्रमुख कार्य लिखिए, अथवा गैसी हार्मोन के पौधों पर किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो एथिलीन ये है CH2 एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो फलों को पकाने में सहायता करता है। अब इसके कार्य इसके अलावा भी हैं। यह हार्मोन तनों के अग्रभागों में बनकर फलों में विसरित होकर फलों को पकने में सहायता करता है। तो अग्रभाग में बनता है तने के और फिर ये फलों में चला जाता है और फलों को पकाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता है और तनों के फूलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन के समान पुष्पन को कम करता है लेकिन अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है। यह पौधों में नर पुष्पों की संख्या में कमी तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। यह मूल रोमों के निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। अगला है, रक्त के संगठित पदार्थों के अवयवों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक अवयव के प्रमुख कार्य के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर रक्त के प्रमुख संगठित अवयवों के नाम हैं लाल रुधिर कणिकाएँ, RBC, एरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। फिर ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ, WBCs, ये ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, ये सभी अवयव रक्त के 45% भागों का निर्माण करते हैं। अब इनका प्रमुख कार्य देखते हैं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, ये शरीर के अंदर गैसीय विनिमय ऑक्सीजन तथा CO2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑक्सीजन को लाती हैं और CO2 को छोड़ती हैं फेफड़े तक। फिर श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से शरीर को बचाने का कार्य करती हैं। फिर है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कमी होने पर थक्का जमने की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण शरीर में कटे हुए हिस्से से रक्त का बहाव अनवरत जारी रहता है, अर्थात रुकता नहीं है। अगला प्रश्न है, रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखिए। तो चलिए देखते हैं रुधिर और लसिका में। तो रुधिर में RBC पाए जाते हैं, इसमें RBC नहीं पाए जाते। WBC कम, न्यूट्रोफिल्स अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसमें WBC अधिक पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विलेय प्रोटीन अधिक मात्रा में, अविलेय प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें उल्टा कर देना है, विलेय प्रोटीन कम और अविलेय प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं। O2 एवं पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसमें पूरा लिख देना है, कम मात्रा पाई जाती है। उत्सर्जी पदार्थ एवं CO2 की मात्रा कम होती है, वही लिखना है, इसमें अधिक कर देना है। यह लाल रंग का द्रव है और ये रंगहीन द्रव है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर, इसी का उल्टा करके इसमें लसिका में लिख देना है। अगला है धमनी और शिरा में अंतर। तो यहाँ पर धमनी और शिरा में अंतर देखते हैं। इनके द्वारा रुधिर हृदय से शरीर के अंगों में प्रवाहित होता है। इनके द्वारा रुधिर शरीर के अंगों से हृदय तक लाया जाता है। इनमें ऑक्सीजन जनित रुधिर होता है, केवल फुफ्फुसी शिरा को छोड़ करके। इनमें ऑक्सीजन रहित, माने बिना ऑक्सीजन का रुधिर बहता है।
केवल फुफ्फुसी धमनी को छोड़ करके। इनकी दीवारें लचीली और मोटी होती हैं, इनकी दीवार पतली होती है। धमनियाँ गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनित रुधिर बहता है। सिराएं नीले रंग की होती हैं, रंग रक्त में उपस्थित CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। तो वृक्क का मुख्य कार्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। इसके अलावा कार्य क्या है? जल संतुलन। वृक्क शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये जल की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर लवण का संतुलन। अतिरिक्त लवणों को भी वृक्क मूत्र से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार रुधिर में आवश्यकता से अधिक लवण नहीं हो पाते हैं। फिर है अम्ल क्षार संतुलन। वृक्क शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। फिर है हानिकारक पदार्थों का संतुलन। वृक्क शरीर में अनावश्यक रूप से उत्सर्जी पदार्थों जैसे विष, दवाइयाँ इत्यादि को भी मूत्र से बाहर निकालते रहते हैं। इस प्रकार हानिकारक पदार्थों के बीच भी संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का चित्र बनाकर निम्न को नामांकित कीजिए। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, हेनले लूप, संग्रहण नलिका। तो चलिए इसका चित्र देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र है। तो ये जो बना हुआ है ये बोमन संपुट है। यहाँ पर बोमन संपुट हो गया। फिर यहाँ पर हम देख देते हैं कि यहाँ पर जो ये है, ये एक धमनी आती, अपवाही धमनी, अभिवाही, और फिर ये जहाँ से निकलती है इसको हम अपवाही बोलते हैं। और यहाँ तो इस तरह से यहाँ पर जो हम बनाते हैं ये संग्रह नलिका होती है। जो यू आकार की यहाँ पर नली बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है। ये बोमन कैप्सूल बना देना, ये बोमन और ये ग्लोमेरुलस गुच्छा बना देना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ आप जो है ये हेनले लूप लिख देंगे। बाकी चीज़ों को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं इसमें लिख देना है। अगला प्रश्न है, कंकाल पेशी का एक सार्कोमियर का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों को चिन्हित कीजिए। तो ये जो सार्कोमियर है ये पेशियों के संकुचन, फैलने में और सिकुड़ने में मदद करता है। तो इसमें इस तरह की एक्टिन रॉड्स पाई जाती हैं, मायोसिन रॉड्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये आई बैंड कहलाता है, ये एच जोन कहलाता है, ये ए बैंड कहलाता है, जी लिंक कहलाता है। कभी कभी जब ये सिकुड़ती हैं तो यही चीज़ें इसके अंदर जा कर के फिट हो जाती, सिकुड़ जाती हैं, फैलती हैं तो दूर चली जाती हैं। इस तरह से ये सार्कोमियर होता है। तो इस तरह से आपको पट्टी पट्टी वाला चित्र बना देना, ज़्यादा कुछ नहीं। बीच का भाग सार्कोमियर, यहाँ एक्टिन रॉड्स और ये मायोसिन रॉड हो गया, और यहाँ आई बैंड्स, एच बैंड्स और जेड लिंक या जेड बैंड भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जेड लाइन है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। तो कशेरुकी जंतु का अंतः कंकाल तंत्र निम्नलिखित मुख्य कार्यों को करता है। यह शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क इत्यादि की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र यह शरीर को आधार प्रदान करता है और निश्चित आकार देता है। कंकाल तंत्र उत्तोलक की तरह कार्य करके गति तथा प्रचलन के कार्य को संपादित करता है। इसकी मोटी अस्थिमज्जियों में RBCs और WBCs का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कंकाल तंत्र है। तो हृदय, मस्तिष्क और माने कोमल अंगों की रक्षा करना, निश्चित आकार देना, आधार देना, प्रचलन का कार्य करना, RBC WBC का निर्माण करना, यही मुख्य कार्य होते हैं इसके। फिर है प्रश्न, मानव कंकाल तंत्र के विभिन्न भागों के नाम एवं हड्डियों की संख्या लिखिए। तो चलिए इसको निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं हम। तो ये कंकाल तंत्र में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं। इसमें 2 तरह का कंकाल तंत्र होता है, अक्षी कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र। अक्षी कंकाल तंत्र को फिर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिर हो गया, ये जो है हायाइड हो गया, और क्या हो गया, ट्रंक हो गया। तो सिर में भी जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है क्रेनियम और एक होता है चेहरा। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हायाइड होता है, तो हायाइड केवल एक ही हड्डी पाई जाती है। फिर बात करते हैं ट्रंक। तो ट्रंक में 3 तरह भागों में बांटा गया है। एक है कशेरुक दंड, फिर यह स्टर्नम और फिर है पसली। तो कशेरुक दंड में जो है 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। स्टर्नम जो है एक ही हड्डी पाई जाती है, जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। और इसके बाद ये रिब्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, 24 पसलियों से मिलकर के बनी होती हैं। फिर उपांगी कंकाल तंत्र का मतलब ये है हाथ पैरों से। तो जो हाथ में है उसमें 64 हड्डियाँ पाई जाती हैं और जो पैरों में है उसमें 62 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से ये उपांगी कंकाल तंत्र कहलाता है।
तो यहाँ से ये 3 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद अन्य प्रश्न भी पढ़िए, ये इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन एक आध प्रश्न के लिए और भी इधर उधर से आ सकता है, तो आप जो है उन प्रश्नों की भी तैयारी करें। थैंक यू।